मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, दिल जाएगा बच के कहाँ। जिसे प्यार तो कई बार हुआ लेकिन शादी कभी नसीब नहीं हुई, जिसने फिल्म इंडस्ट्री को सब कुछ दिया लेकिन जब वो गया तो उसका सब कुछ लूट लिया गया, जिसकी जिंदगी जितनी रंगीन दिखती थी हकीकत उतनी ही दर्दनाक थी। लेटो तो महबूबा की आगोश में लेटो। क्यों उन्होंने खुद कहा था कि मैं बुढ़ापा नहीं देख पाऊंगा, और किसने उन्हें सबके सामने थप्पड़ मारा था। आज तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें माफ कर देता। और क्यों उनकी मौत के बाद उनके अपने ही उन्हें भूल गए, जिसे दिल का दौरा आने के बाद भी कैमरा नहीं छोड़ा। आइए जानते हैं उस अभिनेता की कहानी जो हरियर से बना संजीव कुमार और बन गया हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सितारा जो आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। न झुक सकता है न टूट सकता है। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए। संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को हुआ था। उनके पिता भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम हरियर रखा। हरियर कैसे संजीव कुमार बनी, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। उनके पिता का नाम जेठालाल था और हरियर उनकी तीसरी पत्नी की संतान थे। जेठालाल ने पहली शादी 1918 में शांति नाम की महिला से की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। उस वक्त जेठालाल की उम्र भी कम थी, इसलिए घरवाले के कहने पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इस बार भी पत्नी का नाम शांति ही रखा, लेकिन बदकिस्मत से उनका भी जल्दी ही देहांत हो गया। अब अकेले पड़ चुके जेठालाल ने अपने पिता के सलाह पर अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर कपड़ों का छोटा सा व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते ये व्यापार इतना बड़ा हो गया कि उन्हें सूरत छोड़ के मुंबई के सांता क्रूज में जाना पड़ा। कारोबार में सफलता मिलने लगी और 10 साल बीत गए। घर वाले बहुत खुश थे। उन्होंने एक बार फिर जेठालाल पर शादी का दबाव बनाया। तीसरी बार जेठालाल की शादी एक 14 साल की लड़की चावरबेन से कर दी, लेकिन जेठालाल अभी भी अपनी पहली पत्नी को भूल नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने तीसरी पत्नी का नाम भी शांता रखना चाहा। मगर परिवार ने समझाया ये नाम शायद उनके लिए अशुभ है। इस बार उन्होंने पत्नी का नाम शांताबेन रख दिया। शादी के 5 साल बाद शांता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम हरियर रखा गया। वही हरियर जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता संजीव कुमार बने। इसके बाद उनके 2 भाई किशोर और नकुल और एक बहन गायत्री का जन्म हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1949 में अचानक एक दिन जेठालाल को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। उस समय हरियर की उम्र मात्र 11 साल थी। पिता 47 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। जेठालाल के गुजरने के बाद शांता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति के बिजनेस पार्टनर ने लालच में आकर शांता से कुछ खाली कागज़ों पर साइन करवा लिया। शांता पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन्हें धोखा मिल गया। पार्टनर ने पूरा व्यापार हड़प लिया और जिस आलीशान कोठी में वो रहती थीं, वहाँ से भी उन्हें निकाल दिया गया। शांता अब अकेली रह गई थी और 4 बच्चों को लेकर उनका कोई सहारा नहीं था। मुंबई शहर उनके लिए बिल्कुल नया था। कई मुश्किलों के बाद उन्हें एक चॉल में रहने की जगह मिली। अब सबसे बड़ा सवाल था बच्चों का पेट कैसे पाला जाए। शांता ने जरी का काम शुरू किया। हरियर सबसे बड़े बेटे थे और माँ को काम करते देखकर वह खुद काम करने की सोचने लगे। माँ ने जब बेटे की बेचैनी देखी तो उनसे पूछा कि वो इतने परेशान क्यों रहते हैं। हरियर ने बताया कि वो माँ की मदद करना चाहते हैं। तब माँ ने उन्हें समझाया कि पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हमारी हालात इसलिए ऐसे हैं क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और तुम्हारे पिता के साथी ने हमें धोखा दिया है। माँ की बातों ने हरियर को झकझोर दिया और उन्होंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। साथ ही खेलकूद में भी उनका रुचि थी, खासकर क्रिकेट में। वो स्कूल में टूर्नामेंट में हिस्सा लेते थे। इसी दौरान उनकी दोस्ती एक गेंदबाज से हुई जो खुद सिनेमा का बहुत बड़ा दीवाना था। इसी दोस्त के कारण हरियर को रुझान भी फिल्मों की ओर बढ़ने लगा। किस्मत को भी यही मंजूर था कि ये दोनों दोस्त आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाएं। हरियर बने संजीव कुमार और उनका दोस्त बना अभिनेता सत्येंद्र कपूर।
1952 में मीना कुमारी और भारत भूषण की फिल्म बैजू बावरा रिलीज हुई। संजीव और सत्येंद्र ने यह फिल्म साथ देखी थी और दोनों का मन फिल्मों में रम गया। हरिहर मीना कुमार के इतने दीवाने हो गए थे कि उनके पोस्टर देखने के लिए किलोमीटर पैदल चलते थे। इसी बीच उनकी मां शांता उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा फिल्मों के पीछे पागल हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि शायद शादी करके बेटे को जिम्मेदारी का एहसास कराया जा सकता है। शांता ने पड़ोस की लड़की हंसा से हरिहर की शादी तय कर दी थी। हंसा और हरिहर बचपन के दोस्त थे, लेकिन हरिहर शादी नहीं करना चाहते थे। उनका सारा ध्यान अब अभिनय में करियर बनाने पर था। उन्हें एक सफल एक्टर बनना था। बैजू बावरा फिल्म देखने के बाद हरिहर ने ठान लिया था कि अगर वो जीवन में कुछ करेंगे तो केवल और केवल अभिनय ही होगा। लेकिन किस्मत जैसा उनका साथ नहीं दे रही थी। वो लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन थक हार कर उन्होंने हंसा के परिवार वालों से जाकर साफ कह दिया कि वो शादी नहीं करना चाहते। कई वर्षों की मेहनत के बाद भी कुछ भी हाथ नहीं लगा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रोफेशनल एक्टिंग की ट्रेनिंग ली जाए। तभी उन्हें पता चला कि शशिधर मुखर्जी फिल्माले स्टूडियो में एक एक्टिंग स्कूल चलाते हैं। हरिहर तुरंत वहां पहुंचे और टेस्ट दिया। सौभाग्य से वो पहले ही प्रयास में पास हो गए। इसने कहा था कि रात को 2 सेर बिरयानी, एक मुर्गा मुसल्लम और देसी घी के। लेकिन जब फीस की बात आई तो वो मायूस हो गए। ये उस समय का सबसे सस्ता एक्टिंग स्कूल था, लेकिन फिर भी हरिहर के लिए उसकी फीस देना मुश्किल था। उदास होकर वह घर लौट आए। माँ ने जब बेटे को इतना दुखी देखा तो वजह पूछी। पहले तो हरिहर चुप रहे, लेकिन अंत में उन्होंने माँ को पूरी बात बता दी। माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उन्हें इस तरह उदास देख नहीं पाई। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ गहने हैं जो तुम्हारे पिता के जाने के बाद मेरी किसी काम के नहीं। तुम इन्हें बेच दो और अपनी फीस भर दो। हरिहर ने माँ की बात सुनकर भावुक हो गए। माँ ने आगे समझाया कि अगर बेचने का मन नहीं है तो गिरवी रख दो, जब बड़ा एक्टर बन जाओगे तो छुड़वा लेना। माँ की बातों ने हरिहर को हिम्मत दी। उन्होंने गहने को गिरवी रखा और एक्टिंग स्कूल की फीस भर दी। यहीं से उन्होंने एक्टिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग पूरी की, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। ट्रेनिंग के बाद उन्हें एहसास हुआ कि केवल प्रशिक्षण से ही अभिनेता नहीं बना जा सकता। उन्होंने इफ्टा ज्वाइन किया और वहां नाटकों में हिस्सा लेने लगे। एक दिन इफ्टा में एक नाटक में जब हरिहर अभिनय कर रहे थे तब मशहूर डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के पिता ताराचंद बड़जात्या वहां मौजूद थे। शो खत्म होने के बाद उन्होंने हरिहर को अपने ऑफिस बुलाया। हरिहर ने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया, लेकिन जब ताराचंद ने उनसे पूछा कि उन्हें अपना काम कैसा लगा तो उन्होंने विनम्रता से कहा, ठीक ही किया। ताराचंद को ये जवाब पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि जो अभिनेता खुद अपने काम से खुश नहीं है वो दर्शकों को कैसे खुश करेगा। इस वजह से उन्होंने हरिहर को रिजेक्ट कर दिया। ये बात हरिहर को बहुत दुखी कर गई। इफ्टा में नाटकों के दौरान भक्तलाल नाम के एक व्यक्ति अपने सहयोग जमुना दास के साथ कॉस्ट्यूम पहुंचाया करते थे। जमुना दास हरिहर की एक्टिंग से बहुत प्रभावित थे। एक दिन उन्होंने शो के बाद हरिहर से कहा कि वो उनके सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। उन्हें पता था कि हरिहर इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं और तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप कुछ बन जाएंगे तभी मुझे पैसे देना। ये एक अनोखी बात थी, क्योंकि संजीव कुमार बॉलीवुड के पहले ऐसे अभिनेता बने जिनके पास फिल्में आने से पहले ही उनका सेक्रेटरी था। काफ़ी संघर्ष के बाद उन्हें पहली फिल्म मिली हम हिंदुस्तानी, लेकिन इसमें उन्हें एक संवाद नहीं दिया गया। इस फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही उनके दोस्तों ने सलाह दी कि वो अपना नाम बदल लें, क्योंकि हरिहर नाम फिल्मी दुनिया के अनुसार उपयुक्त नहीं है। उन्होंने सोचा कि माँ का नाम शांता है जो एस अक्षर से शुरू होता है, इसलिए उन्होंने अपना नाम संजय कुमार रख लिया। लेकिन तभी एक और अभिनेता संजय खान इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर संजय से संजीव कुमार कर लिया और ये नाम उनके लिए अमर बन गया। हालांकि उन्हें अब भी सिर्फ बी ग्रेड की फिल्मों में ही काम मिल रहा था, जैसे नौनिहाल, पति पत्नी, स्मगलर, अली बाबा 40 चोर और अनोखी रात। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी और संजीव कुमार ने मन ही मन ठान लिया था कि वो फिल्मों को छोड़कर साबुन का छोटा सा व्यापार शुरू कर देंगे। इस निर्णय के पीछे एक कारण था। उन्हें आरती और सावित्री चंद जैसी फिल्मों के लिए चुना गया था,
लेकिन बाद में दोनों फिल्मों से उन्हें निकाल दिया गया। इससे वो टूट गए थे, लेकिन 1968 में भगवान ने शायद उनकी मेहनत देख ली थी। निर्माता एच.एस. रावेल एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जिसमें उन्हें एक ऐसा अभिनेता चाहिए था जो दिलीप कुमार के सामने टिक सके। कई बड़े अभिनेताओं ने उन्हें भूमिका करने से इनकार कर दिया। जब ये बात संजीव कुमार को पता चली तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी जमुना दास को रावेल के पास भेजा, लेकिन रावेल ने बात करने से इनकार कर दिया। अगले दिन जमुना दास फिर पहुंचे, तब भी रावेल ने मिलने से मना कर दिया। तब जमुना दास ने गेटकीपर को संजीव कुमार की कुछ तस्वीरें दे दी और अनुरोध किया कि वो उन्हें रावेल साहब तक पहुंचा दें। रावेल ने तो तस्वीर ड्रॉअर में रख दी, लेकिन जब अगले दिन उन्हें तस्वीर देखी तो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत गेटकीपर से कहा कि जमुना दास को ढूंढकर मेरे पास लाओ। दरअसल रावेल संजीव कुमार जैसा चेहरे की तलाश लंबे समय से कर रहे थे। इस तरह संजीव कुमार को 1968 की फिल्म संघर्ष में दिलीप कुमार के सामने काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने इतना बेहतरीन अभिनय किया कि सब लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ करने लगे। खुद दिलीप कुमार ने कहा, ऐसे कलाकार कहाँ से लाते हो। ये बात मीडिया की सुर्खियां बन गई। इसके बाद 1972 में उनकी फिल्म खिलौना आई, जिसे देखकर दर्शक चौंक गए। ये फिल्म पहले गुरुदत्त के लिए बनाई जा रही थी, लेकिन उनके निधन के बाद ये रोल संजीव कुमार को मिला। फिल्म मात्र 7 महीने में पूरी हुई और रिलीज होते ही सुपरहिट साबित हुई। इसी फिल्म से संजीव कुमार एक सुपरस्टार बन गए। संजीव कुमार की फिल्म खिलौना की जबरदस्त सफलता के बाद उनके करियर को एक नया मोड़ मिला। हर फिल्मी मैगजीन में सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही थी। इस फिल्म ने 6 श्रेणियों में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकन पाया, जिसमें संजीव कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और मुमताज को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसके बाद संजीव कुमार का फिल्मी सितारा कभी अस्त नहीं हुआ। वो अभिनय नहीं करते थे, बल्कि किरदार में पूरी तरह समा जाते थे। उन्होंने यही है जिंदगी, अनामिका, अर्जुन पंडित, देवता, नया दिन नई रात, शोले। तुम यहाँ गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो जैसी अनगिनत सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही। साल 1978 की फिल्म गौरी में नूतन के साथ काम करते हुए दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। हालांकि नूतन पहले से शादीशुदा थी और अफवाहें फैलने लगी कि दोनों के बीच अफेयर है। जब नूतन को ये लगा कि ये अफवाह संजीव ने फैलाई है, तो उन्होंने एक दिन सेट पर सबके सामने संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। गुलजार और संजीव कुमार के बीच भी गहरी पेशेवर समझ थी। गुलजार ने उन्हें परिचय और कोशिश जैसे फिल्मों में लिया, जिसमें कोशिश में उन्होंने बिना संवाद के बहरे और गूंगे व्यक्ति का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इसी दौरान राजेश खन्ना और संजीव कुमार के बीच भी तनाव रहा। अंजू महेंद्र को लेकर संजीव और काका राजेश खन्ना के बीच मनमुटाव हो गया था। आपकी कसम फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना ने एक सीन में संजीव को इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि वो हिल गए। आज तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। लेकिन उन्होंने शूटिंग रोकने से इनकार कर दिया। हेमा मालिनी से भी संजीव कुमार को प्यार हो गया था, लेकिन उन्होंने शर्त रखा था कि शादी के बाद हेमा को फिल्में छोड़नी होंगी। हेमा की मां इस बात के लिए राजी नहीं हुई और ये रिश्ता टूट गया। इसके बाद सुलक्षणा पंडित ने संजीव कुमार से प्रेम किया, लेकिन वो भी एक तरफा था। संजीव कुमार ने उनका प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं किया और सुलक्षणा ने फिर कभी शादी नहीं की। हेमा से रिश्ता टूटने और मां के निधन के बाद संजीव कुमार ने शराब और सिगरेट का सहारा लेना शुरू कर दिया। ये नया शौक चढ़ा है आपको? अरे भाई, ये सिगरेट क्यों फेंक दिया आपने? बहुत शौक है गाने। उन्हें 1975 में पहला दिल का दौरा पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि वो पर्दे पर उम्रदराज किरदार इसलिए निभाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि वो असल में बुढ़ापा नहीं देख पाएंगे। उनके परिवार में भी किसी पुरुष ने 50 साल की उम्र पार नहीं की थी। आखिरकार 6 नवंबर को 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। ये वही तारीख थी जिस दिन उनकी मां का भी निधन हुआ। संजीव कुमार की मौत के बाद उनकी डायरी से पता चला कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को लाखों रुपए उधार दिए थे, लेकिन किसी ने वो पैसे उनके परिवार को लौटाया नहीं। उनके जैसा महान अभिनेता का योगदान भारतीय हिंदी सिनेमा कभी नहीं भूल सकता। आपको ये दिलचस्प कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का ख्याल रखें।